हमने डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत बातें कर ली, लेकिन खराब डाइटिंग और बैड लाइफस्टाइल, इसकी वजह से होने वाली सबसे कॉमन बीमारी के बारे में हम आज बात करते हैं। आप सही समझ रहे हैं, मैं डायबिटीज़ की ही बात कर रहा हूँ। ये बीमारी इतनी कॉमन हो चली है कि शहर से लेकर गांव तक, बूढ़ों से लेकर जवान तक हर किसी को अपनी चपेट में ले रही है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कंप्लीट गैस्ट्रो केयर, अवंती विहार, रायपुर से। तो हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में। वर्ल्ड डायबिटीज़ फोरम की अगर हम एक रिपोर्ट को माने जो उन्होंने 2021 में दी थी, तो 8.3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ एट प्रेजेंट। और उसमें से भी माना यह जाता है कि लगभग 50% तो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली उन्हें डायबिटीज़ है, यानी अनडायग्नोस्ड केसेस। और उनमें से जो ये अनडायग्नोस्ड केसेस हैं, जो कि हिडन आइसबर्ग होते हैं, यानी वो पोर्शन जो हमें नज़र ही नहीं आता, ये उससे कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली एक बहुत गंभीर संकेत है हमारे लिए, जिस तरीके से डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। अब अगर डायबिटीज़ की पर से बात करें तो डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है ये एंटीबॉडी मीडिएटेड डायबिटीज़ होता है। इसमें आपकी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है और आपके पैनक्रियाज को, जहाँ से इंसुलिन निकलता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और यूजुअली ये पेशेंट बहुत लीन थीन होते हैं और ये अपने अर्ली 20s 30s में डायबिटीज़ से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा टाइप जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि एक्चुअली लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये पेशेंट्स वो होते हैं जो कि मोटे होते हैं, ओबीस हैं, और इनमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस पाया जाता है। जी, डायबिटीज़ दो तरीके से हो सकती है। एक, इंसुलिन बनना ही कम हो जाए, यानी टाइप 1 डायबिटीज़। दूसरा, जिसमें इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बन जाए, यानी टाइप 2 डायबिटीज़। और अल्टीमेटली टाइप 2 डायबिटीज़ के एंड में भी यही होता है कि इंसुलिन बनना आखिरकार कम हो जाता है। और इसकी वजह से होता यह है कि बॉडी में ब्लड शुगर बहुत हाई होने लगता है और जंप करने लगता है, और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जो ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाता है, ये ज़्यादा हाई ग्लूकोज लेवल जो बॉडी में है, ये आपके छोटी छोटी रक्त की जो सिराएं होती हैं वहाँ जाके जमने लगती हैं और कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं। जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन हम सबको पता है वो होती है आइज़ रिलेटेड, यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी। किडनी रिलेटेड, यानी डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें किडनियाँ खराब होने लगती हैं। तीसरी हो सकती है हार्ट डिजीजेज, जिसमें हार्ट में माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ जब बहुत लंबे समय तक रहती है तो नसों पे भी उसका इफेक्ट आता है, और इसके मरीज जो होते हैं उनको हाथों और पैरों में जलन का एहसास होना या झुंझुनी होना, इस तरह के लक्षण आने लगते हैं। और इसके बाद कुछ लोगों में अल्सर भी बन जाते हैं उनके पैरों में, जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं, और इन तरह के अल्सर्स को ट्रीट करना बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। तो ये तो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम अक्सर देखते रहते हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और जिसके बारे में शायद लोगों को उतना पता भी नहीं है। तो आज हम उसी बारे में बात करते हैं। ये है जीआई कॉम्प्लिकेशन एंड लिवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, जो कि एक मेजर सब ग्रुप है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस का। तो जीआई इफेक्ट्स की जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं स्टमक की। डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस हो सकती है। गैस्ट्रोपेरेसिस मतलब गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, और पेरेसिस मतलब उसमें एक तरीके का लकवा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी पेट जो है वो बराबर चलती नहीं है। एक तरीके से जैसा आपने खाना खाया है वो वैसा का वैसा ही पेट में जाके पड़ा रहता है। पेट का काम है आपके खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना और उसको मिक्स करके आगे आंतों में भेज देना फर्दर डाइजेशन के लिए। लेकिन अगर पेट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगी तो खाना वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, और जब वैसा ही पड़ा रहेगा तो आखिरकार क्या होगा, उल्टी बन के वापस बाहर आ जाएगा, वॉमिटिंग होगी। तो इसलिए डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस का सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है वो होता है वॉमिटिंग। दूसरी चीज़ ये हमेशा मितली आना, यानी नौजिया। इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है, बार बार रिफ्लक्स होने की वजह से छाती में दर्द या जलन की शिकायत हो सकती है, खट्टा पानी बार बार ऊपर आना, जीआरडी वाले लक्षण, ये सारी चीज़ें हमको डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस में देखने को मिल सकती हैं। बट वॉमिटिंग इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम। अब इसके बारे में पता कैसे किया जाए, तो सबसे पहले एक एंडोस्कोपी की जाती है, ये देखने के लिए कोई और वजह तो नहीं है इस वॉमिटिंग की, कहीं कोई अल्सर या कोई रुकावट तो पैदा नहीं हो गई है, वो आपको ये बताती है। अगर आपकी एंडोस्कोपी बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब चांसेस हैं कि डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस है वो। दूसरी चीज़, एक इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी टेस्ट किया जाता है, जैसे ईसीजी किया जाता है हार्ट के लिए, वैसे ही स्टमक के लिए भी उसी प्रकार का एक टेस्ट है। हालांकि बहुत स्पेसिफिक और सेंसिटिव तो नहीं है, बट फिर भी एक अच्छा रफ आइडिया दे देता है कि ये गैस्ट्रोपेरेसिस हो सकता है।
इसके अलावा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्टडीज़ होती हैं, उसमें कुछ तरीके के स्पेशल मील खिलाए जाते हैं और उसका एम्प्टिंग टाइम ऑफ स्टमक नापा जाता है एक्सरे में देख के, जिससे हमें पता चल जाता है कि पेट कितनी जल्दी आखिर खाली हो रहा है। तो ये कुछ टेस्ट है। अब ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? तो सबसे पहले तो ये होता है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो सबसे पहले तो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक बार जब वो कंट्रोल हो जाती हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लेना है, आपके डाइट में फैट्स को बहुत कम करना है। फैट्स गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बढ़ाती हैं, उनको घटाने की ज़रूरत है। फाइबर डाइट आप थोड़ा सा बढ़ाइए। इनिशियली स्टार्ट विथ लिक्विड फूड, देन गो फॉर सॉफ्ट फूड, देन यू गो टू नॉर्मल फूड वंस ऑल टॉलरेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम उससे थोड़ा नीचे उतरें तो इंटेस्टाइन में दोनों टाइप के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। डायरिया भी हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। जैसे हमने बताया कि गैस्ट्रोपेरेसिस हो रहा है, वैसे ही आंतों में भी पेरेसिस हो सकती है, आपके इंटेस्टाइन में भी पेरेसिस हो सकती है। ये होता क्यों है? बेसिकली आपका शुगर जाके डिपॉजिट हो जाता है नर्व्स में। वेगस नर्व एक नर्व होती है जो कि सप्लाई करती है आपके स्टमक एंड इंटेस्टाइन को, और ये कन्वे करती है डाटा आपके ब्रेन से लेके आपके स्टमक तक। अगर इसकी जो छोटी छोटी सिराएं होती हैं उनमें ग्लूकोज डिपॉजिट हो जाए और वो काम करना बंद कर दें, तो सिग्नल ही नहीं जाता पेट और न तो आपके इंटेस्टाइन के पास कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करके खाने को आगे भेजना है। तो इसकी वजह से ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है, और ये ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से या तो डायरिया हो सकता है या लूज मोशन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का डैमेज हो रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी, वो है नैश, जिसका आजकल हम नाम बदल के मैश कर दिया है। ये होता है एक्सेस ब्लड शुगर होने की वजह से बॉडी उस शुगर को फैट में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में जैसा मैंने बताया रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इंसुलिन के लिए, तो एक्चुअली इंसुलिन का लेवल भी हाई हो जाता है। उसकी वजह से बॉडी और ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट करने लगती है और आपका मोटापा भी बढ़ता है और लिवर के अंदर का फैट भी बढ़ता है। अल्टीमेटली ये जो लिवर के अंदर का फैट है, लिवर के साथ रिएक्ट करना चालू करता है और लिवर किसी तरीके से इससे छुटकारा पाना चाहता है, और इसी लड़ाई की वजह से लिवर के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इसे ही हम नैश या फिर मैश कहते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअली में अगर आज हम इंडिया में बात करें सिरोसिस ऑफ लिवर की, यानी लिवर उस स्टेज में पहुंच जाना जहां पे वो पूरी तरीके से खराब हो गया है, नाउ दिस इज प्रोबेबली द लीडिंग कॉज ऑफ इट। कुछ सालों पहले तक हम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को मानते थे द लीडिंग कॉज फॉर सिरोसिस ऑफ लिवर, बट रैपिडली मैश इज बिकमिंग द लीडिंग कॉज फॉर सिरोसिस ऑफ लिवर। इसलिए इसको पहचानना जरूरी है क्योंकि इसके कोई सिम्टम नहीं आते। आप सिर्फ टेस्ट के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में आपके लीवर में प्रॉब्लम है। तो टेस्ट क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा टेस्ट है। आप एक सिंपल सा LFT जिसको हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, ब्लड के माध्यम से किया जा सकता है। सिंपल SGPT लेवल कीजिए, उसका लेवल अगर थोड़ा बढ़ा हुआ आ रहा है मतलब चांसेस हैं कि लिवर के अंदर स्वेलिंग आ रही है। दूसरी चीज़, एक सोनोग्राफी कर सकते हैं। एक सोनोग्राफी के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि लिवर के ऊपर फैट डिपोजिशन है या नहीं है। और अल्टीमेटली फाइब्रोस्कैन किया जा सकता है, नॉन इन्वेसिव टेस्ट है टू डिटेक्ट कि भाई लिवर के अंदर कितना फैट है या कितनी फाइब्रोसिस है, जिसके बारे में डिटेल्ड हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। तो इसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि भाई लिवर में मैश या नैश हो रहा है या नहीं, और अकॉर्डिंगली हम जितनी जल्दी उसके लिए स्टेप उठाएंगे हम उतनी जल्दी उसको रिवर्स कर पाएंगे। एक स्मॉल सबसेट रह जाता है, वो है इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स का। इसोफेगस में यानी आपके खाने की नली में भी डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है थोड़ा डिस्फंक्शन हो जाए और खाना निगलते समय तकलीफ हो, है ना, जिसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। ये भी कभी कभी डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, बट बहुत कॉमनली नहीं देखा जाता। तो ये कुछ GI सिस्टम और लिवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं डायबिटीज़ के वजह से, जिसके बारे में यूजुअली लोग बात नहीं करते और कई बार हम उसके बारे में अवेयर भी नहीं होते। तो आप अपने डायबिटीज़ का बराबर ख्याल रखें। डायबिटीज़ के लिए आपको अपने टारगेट शुगर लेवल को ध्यान रखना है कि आपका टारगेट क्या है, अपने फास्टिंग लेवल शुगर लेवल और अपने खाने के 2 घंटे बाद वाले यानी पोस्ट प्रेंडल शुगर लेवल को आप टारगेटेड वे में कंट्रोल करें। अपना HbA1c जो है उसको टाइटली कंट्रोल रखें। अगर आप ये करते हैं तो आप डायबिटीज़ के लगभग सारे कॉम्प्लिकेशन से बहुत लंबे समय तक बच सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।